Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are fine and doing well at home. So we are starting the next concept of the same unit, determination of income and employment, aggregate demand and aggregate supply. I hope all the previous concepts are clear to you, consumption, saving and the derivations of saving curve from consumption and consumption from saving curve. So let's move to the next concept, that is a new and important concepts for the coming concepts also, aggregate demand and aggregate supply. First of all, we should clear about the meaning of aggregate demand, children. What is aggregate demand? It means the total demand for final goods in an economy during an accounting year. कि हम एक accounting year के अंदर कितनी goods and services की डिमांड कर रहे हैं. एग्रीगेट डिमांड क्या है हमारी? टोटल डिमांड ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट हमारा फाइनल गुड्स, कि हम फाइनल गुड्स की, व्हाट आई सेड फाइनल नॉट इंटरमीडिएट गुड्स की कितने टोटल डिमांड मीन्स एग्रीगेट. हम बार बार बोल रही हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, इंडिविजुअल डिमांड कंसिडर नहीं होगी. एग्रीगेट डिमांड मीन्स पूरी इकोनॉमी की डिमांड मान के चल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे इट रेफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स नॉट इंटरमीडिएट गुड्स इन एन अकाउंटिंग ईयर. एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितनी डिमांड अराइज हुई, द सम टोटल इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड. 3 एलिमेंट्स, टोटल डिमांड, फाइनल गुड्स एंड अकाउंटिंग ईयर. नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. पहले हम डिमांड का पढ़ते हैं, फिर सप्लाई पे शिफ्ट होंगे बेटा. कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, दे आर 4 कॉम्पोनेंट्स इन एन open economy. There are 4 components of aggregate demand. This is an important question, children, for 1 mark also. What are the components of aggregate demand? So you have to answer consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure and net exports. These are the 4 components, but you will not tell according to open economy or according to closed economy, because no one is asking what are the components of aggregate demand according to closed economy or according to open economy. अगर आपसे पूछा जाए तो हम उसके बेसिस पे आंसर देंगे. अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सो चिल्ड्रन दे आर 4 कंपोनेंट्स. कंजप्शन एक्सपेंडिचर विच इज डिनोटेड बाय सी, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज डिनोटेड बाय आई, थर्ड वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज डिनोटेड बाय जी, फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट्स विच इज डिनोटेड एज एक्स माइनस एम, exports minus imports. So children, let's move to the first component, consumption expenditure. In an open economy, children, there are 4 components, all these 4. but अगर हम closed economy की बात करें तो वहाँ सिर्फ 2 component, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. हम सिर्फ 2 कंपोनेंट्स लेके चलते हैं. हाँ, अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ओपन इकोनॉमी और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द क्लोज्ड इकोनॉमी, अकॉर्डिंगली वी विल आंसर. अगर कुछ नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पूछे, तो हम चारों के चारों बताएंगे 1 मार्क के लिए. Now one by one let me explain to you. Consumption expenditure is the expenditure which is done by the consumers in the economy, by all the consumers. जो टोटल डिमांड की जा रही है, कंजप्शन की जा रही है, जो खर्चा किया जा रहा है कंजप्शन के ऊपर, दैट इज प्लान्ड हमारी जो कंजप्शन है. सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर करेगा. ठीक है, क्या खरीदेगा? वो असेट्स खरीदेगा, प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल गुड्स परचेज करेगा. तो वो जो उसका फाइनल इन्वेस्टमेंट है, वो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, दैट सम टोटल इज इक्वल टू एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट. तो हमारे 2 कंपोनेंट्स है बेटा क्लोज इकोनॉमी के. द थर्ड वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्चा टोटल. ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, कंजप्शन के लिए, सर्विसेज के लिए, फ्री, कुछ भी चैरिटी जो भी वो करना है, उसका सम टोटल. ये सब हम चारों कंपोनेंट्स बेटा नेशनल इनकम में पढ़ चुके हैं. कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ये चारों खर्चे एक्सपेंडिचर मेथड में हमने किए थे, थर्ड मेथड में. सो वही 4 मेथड है यहाँ पर. कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, हम किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बेटा यहाँ पर? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, इन 2 कंपोनेंट्स को दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्लोज इकोनॉमी के बेसिस पे स्टडी करेंगे इस चैप्टर को, नॉट ओपन इकोनॉमी. तो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर, दैट इज गवर्नमेंट वन. नेट एक्सपोर्ट, जहाँ हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू निकालते हैं कि कितना खर्चा हमारा एक्सपोर्ट्स पे आ रहा है और कितना इंपोर्ट्स पे आ रहा है. बैलेंस इज नेट एक्सपोर्ट्स. नाउ देयर आर सम assumptions for ADAS approach. For ADAS, that is a 2 sector economy. What we are considering first of all, that is a 2 sector economy, children, where there is a closed economy. And what are those 2 sectors? What are the 2 components? C and I. I said C refers to consumption expenditure, I refers to investment expenditure. So children, they are the 2 components of AD in a closed economy, C and I. Next is I assumed as autonomous, which is denoted as I bar, which is denoted as I bar. आई बार से क्यों डिनोट कर रहे हैं हम? क्योंकि आई बार का मतलब है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, नॉट इंड्यूस्ड.
एंड द स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। ए बार क्या है? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर्स। अब ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कौन सा होगा बेटा? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का। क्लियर? तो उससे क्या पता चलेगी? ए डी की स्लोप। सो ए डी की स्लोप कैसे पता चलेगी? ए बार प्लस बी वाई। काइंडली नोट डाउन द स्लोप ऑफ ए डी इज ए बार प्लस बी वाई। नेक्स्ट इज टेबल फॉर ए डी एंड ए एस। अब ए डी की टेबल पहले हम प्लॉट कर रहे हैं। वाई देखो बेटा कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, 0 to 100, 100 to 200, 100 के रेट से हमने इनकम को चेंज किया। कंजप्शन हमारी 50 के रेट से चेंज हो रही है। इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनोमस है तो कांस्टेंट है, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमेशा प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता है और उसकी इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। मैंने यहाँ 50 एज्यूम की। अब हमें ए डी निकालनी है, तो ए डी किसका टोटल है? ए डी इज द समेशन ऑफ सी एंड आई। कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का टोटल कर दें, ये दो कंपोनेंट्स ऐड कर दें अगर ए डी के अंदर, तो हमारी ए डी बन जाती है सी प्लस आई के इक्वल। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट इन दोनों कॉलम्स का टोटल करते जाओ। 100 + 50 150, 150 + 50 200 एंड सो ऑन। अब एक लेवल पे हमें दिख रहा है कि जितनी इनकम थी उतनी हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बन गई है, उतनी ही इक्वल आ रही है, यानी जितनी इनकम उतनी एग्रीगेट डिमांड। तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा होगा? जहाँ इनकम ए डी के इक्वल होगी। ठीक है, अब हम डायग्राम की तरफ देखते हैं। हम डायग्राम पहले भी कर चुके हैं। हमें पता है इन्वेस्टमेंट जो हमारी कांस्टेंट है तो इट विल गो पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस एज स्ट्रेट लाइन। हमने 50 एज्यूम की तो ये रही 50 से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद कांस्टेंट जा रही है पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। उसके बाद अगर हम कंजप्शन की बात करें तो वो 100 से स्टार्ट हुई, दैट इज़ ऑटोनोमस पॉइंट। उसके बाद वो स्ट्रेट पैरेलल नहीं जा रही, वो स्ट्रेट जा रही है इनकम लाइन। देखो ग्रीन लाइन वाई नज़र आ रही है आपको, वो ये हमारी इनकम लाइन है और ये इनकम लाइन को कट करती हुई, जिसको हम ए डी भी, इनकम लाइन को कट करती हुई कंजप्शन जा रही है हमारी यहाँ से। सो दैट पॉइंट जहाँ इनकम कंजप्शन इक्वल है, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। लेकिन अब हमें क्या प्रूव करना है? वाई ए डी के इक्वल कहाँ है? अब ए डी जो है वाई सी प्लस आई का टोटल है, तो ए डी जब हम बनाएंगे तो देखो आप, आई क्योंकि कांस्टेंट थी, सी 100 से स्टार्ट हुई, 100 + 50 दैट इज़ 150। तो ए डी कहाँ से स्टार्ट होगी? 150 के पॉइंट से, क्योंकि ए डी सी प्लस आई का टोटल है और आई हमारी कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट, दैट्स वाई ए डी गोज पैरेलल टू कंजप्शन लाइन। ए डी सी के पैरेलल क्यों है? क्योंकि ए डी इन्वेस्टमेंट का गैप शो कर रहा है, बिकॉज आई शोज द गैप ऑफ ए डी एंड सी शोज द गैप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आई इज कांस्टेंट। क्लियर? दैट्स वाई ए डी गोज पैरेलल टू कंजप्शन लाइन। देखो ए डी और सी दोनों पैरेलल चल रही है, ये हमारी जो ए डी है इनकम लाइन को कट कर रही है और लेकिन सी के पैरेलल जा रही है, सी के पैरेलल है, बिल्कुल इक्वल गैप में। इक्वल गैप में क्यों है? इट शोज द गैप ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट्स वाई इट गोज पैरेलल टू कंजप्शन लाइन। क्लियर दिस? Now next, aggregate supply. It is the value of total quantity of final goods and services produced in a given year in the economic territory. अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है? इस टर्म में भी सेम है बेटा, एग्रीगेट डिमांड जैसी, बट इट इज़ द सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स। ये हमने फर्स्ट वो वहाँ भी यही बोला। सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, अब यहाँ पे सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आ गई, वहाँ क्या थे? डिमांड कर रहे थे, यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं। सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर। तो सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर, तो वो क्या करेगा? प्रोडक्शन। तो हम यहाँ बात करेंगे प्रोडक्शन की। तो सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, वहाँ हमने डिमांड की बात की थी एग्रीगेट डिमांड में, इन अ गिवन ईयर इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। हमारी अपनी टेरिटरी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर एक गिवन ईयर के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, द सम टोटल इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट नाउ अजम्पशंस। अब एग्रीगेट सप्लाई के लिए कुछ अजम्पशंस है बेटा। कीन्स ने एनालाइज किया इस थ्योरी को, कीन्स जो इकोनॉमिस्ट है उसने एनालाइज किया और उसने कहा कि हम एक्स एंटी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, एक्स एंटी एक्सपोज्ड नहीं होगा। हम किसके बेसिस पे नेशनल इनकम मेजर करेंगे? एक्स एंटी आउटपुट। तो हमारी कुछ अजम्पशंस हैं कि ए एस जो है हम वाई के इक्वल, जो हमारी इनकम लाइन है उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई कंसिडर कर रहे हैं। 45 डिग्री लाइन जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी बेटा, जो इनकम लाइन थी, उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई कंसिडर कर रहे हैं। अब ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? देखो रीज़न लिखा है मैंने, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। क्योंकि जो हमारे फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनको क्या चाहिए? लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, इन तीनों को कंबाइन करके अपना बचा हुआ हिस्सा यानी कि प्रॉफिट लेना।
वो प्रॉफिट लेगा। तो ये चीज़ें हम किसको दे रहे हैं, फैक्टर्स को दे रहे हैं। अब इनकम जनरेट होगी तभी तो मार्केट में खर्चा होगा, तभी तो प्रोडक्शन होगी फर्दर। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी दैट्स वाई वी आर अज्यूमिंग एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम लाइन। तो जो इनकम लाइन होगी हमारी, जो हमारी इनकम लाइन होती है बेटा, इट विल गोज फ्रॉम द ओरिजन 45 डिग्री, इट शोज द एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो दिस इनकम line will be considered as aggregate supply. Hope it is clear to you. So let's move to the important question now. Using ADAS approach, show short-term equilibrium level of income or output. अभी तक मैं आपको basics बता रही थी ADAS का. So let me start now. Short-term equilibrium level of income or output. They are asking with the ADAS approach. We have two approaches, children. ADAS approach and S&I approach. So today we are doing only ADAS approach ताकि confusion create ना हो आप लोगों को. So according to ADAS approach, हम इसमें क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास तो व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन, या 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग। यूजिंग ADAS अप्रोच, हाउ यू विल शो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कि इक्विलिब्रियम वहाँ होगा हमारे इनकम के लेवल के ऊपर जहाँ AD और AS इक्वल है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज दैट लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट वर्ड वी कैन यूज at which AD is equal to AS, जहाँ AD AS के इक्वल है। क्लियर दिस? नेक्स्ट नाउ हम उसके बाद टेबल बनाएंगे, जो भी हमने अभी अभी की टेबल बेटा, ये वाली, दिस वन टेबल वी विल यूज अगेन, सेम टेबल सेम डायग्राम वी विल प्लॉट। इसी डायग्राम को अगर हम देखें तो देखो, जहाँ इनकम लाइन पर, अब इनकम लाइन हमारी ये थी बेटा, इनकम लाइन स्ट्रेट इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजन। अब ओरिजन से स्टार्ट हो रही थी और एडी हमारी सी से अबव थी, राइट। सी के पैरेलल एडी हमने ड्रॉ की, वो क्योंकि आई इन्वेस्टमेंट जो है उसका गैप शो कर रही है। तो एडी, अब एडी जहाँ इनकम लाइन को कट कर रही है, दैट इज़ अ पॉइंट। आपको नजर आ रहा है ये पॉइंट, दैट ग्रीन मार्क में जो कर रही हूँ सेंटर पॉइंट। तो यहाँ जहाँ एडी को वाई कट कर रही है, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ एडी एएस के इक्वल है। लेट मी शो अगेन द सर्कल पॉइंट, रेड पॉइंट जो मैंने मार्क किया है बेटा, दैट इज द पॉइंट विच इज शोज दैट y इज इक्वल टू AD। y इज इक्वल टू AD मीन्स AS इज इक्वल टू AD। द डायग्राम आई हैव प्रिपेयर्ड अगेन फॉर यू, जहाँ इनकम लाइन पे AS यानी कि इनकम लाइन, जिसको हम सेक ऑफ सिंप्लिसिटी AS को ही y ज्यूम कर रहे हैं, और AD जहाँ उस लाइन को कट कर रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट पॉइंट। So the gap between AD and C is equal to I bar, that is autonomous investment. So adjustment mechanism, let's start. 6 marks में adjustment mechanism सारा explain करते हो। अगर आपसे 3 या 4 marks में सिर्फ ये situations पूछी जाती हैं, if AD is greater than AS और AD is less than AS, how you will reach at equilibrium point? अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है 3 या 4 marks में, then you have to explain what I will explain to you right now. Accordingly, we will give the explanation for 3 or 4 marks, children. Sorry for this. सी द फर्स्ट केस इज AD इज लेस देन AS, की एग्रीगेट डिमांड हमारी कम है एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड हमारी कम है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी जो प्लान डिमांड है वो प्लान्ड आउटपुट से कम है, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा होके पड़ी है लेकिन हमारी मार्केट में डिमांड कम है। तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, इट मीन्स कि प्रोड्यूसर के पास अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन है। अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन मीन्स कि ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी है उसके पास, ना चाहते हुए भी स्टॉक उसने इकट्ठा करके रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, जानबूझ के नहीं रखा हुआ, बिका नहीं है, वो मार्केट में नहीं बिका, डिमांड अराइज नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप करेगा। वो तब तक स्टॉप करेगा जब तक फिर से मार्केट में डिमांड अराइज नहीं हो जाती, क्योंकि जो पहले प्रोडक्शन उसके पास पड़ी है, पहले वो उसको मार्केट में निकालेगा, उसे रिलीज़ करेगा ताकि उसके पास अनवांटेड स्टॉक ना हो, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ना हो इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री में स्टॉक, तो वो तब तक उसे स्टॉक करके रखेगा जब तक फिर से मार्केट में डिमांड अराइज नहीं हो जाती। और वो क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाएगा, दैट इज़ ही विल कट हिज प्रोडक्शन, ही विल स्टॉप हिज प्रोडक्शन। वो अपनी कंपनी में प्रोडक्शन नहीं होने देगा, उसे रुकवा देगा, तब तक रुकवाएगा जब तक फिर से डिमांड मार्केट में राइज नहीं हो जाती और जो प्लान्ड स्टॉक उसके पास पड़ा है वो मार्केट में नहीं बिकने लगता। तो ये प्रोसीजर तब तक चलाएगा, वो तब तक रोक के रखेगा जब तक मार्केट में फर्दर डिमांड राइज नहीं हो जाती और AD AS के इक्वल नहीं हो जाती। Till then, a producer will not reach its equilibrium level, और equilibrium level हमें पता है कौन सा है, जहाँ AD AS के इक्वल है। So that is the first case, children, for 3 marks. That can be asked separately. अगर 6 marks का क्वेश्चन आपसे शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे हम AD AS के थ्रू एक्सप्लेन करना है, तो ये सब आप उसमें 6 marks में एक्सप्लेन करते हो, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, देन टेबल, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड दीज एडजस्टमेंट्स। सेकेंड केस,
if AD is greater than AS, now second case is if AD is greater than AS, in that case बेटा नजर आ रहा है कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, मीन्स प्लान डिमांड इज एक्सीडिंग द प्लान आउटपुट, आउटपुट तो हमारा कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो इस केस में हम क्या करें, यानी कि जो पहले से हमारे पास प्रोडक्शन पड़ी है पहले तो उसको मार्केट में निकालेंगे, उसको बेचेंगे जो हमारे पास पड़ा है ऑलरेडी प्रोड्यूस होके, तो जैसे से डिमांड बढ़ती है पहले वाला स्टॉक निकाला जाएगा, फिर डिमांड के अकॉर्डिंग साथ की साथ प्रोड्यूसर प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, ही विल अगेन रेज हिज प्रोडक्शन, वो कब तक करेगा, जब तक फिर से एडीएस की इक्वल नहीं हो जाती, इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं पहुंच जाता, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल वहीं आएगा जहाँ एडीएस के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं चाहता उसके पास अनप्लान्ड स्टॉक रहे, उसे एक्यूमुलेट करके रखना पड़े स्टॉक को, तो इसलिए वो प्रोडक्शन धीरे धीरे करता है पहले उसे स्टॉक की, लेकिन जैसे ही मार्केट में डिमांड अराइज होगी तो पहले वाली प्रोडक्शन निकालेगा। देखो नीचे मैंने लिखा है अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, मीन्स उसके पास अब इस केस में शॉर्टेज हो गई, अब उसके पास कम रह गया प्रोडक्शन, उसके बाद इन्वेंट्री कम है, स्टॉक कम पड़ा है, तो वो क्या करेगा, फिर से प्रोडक्शन को रेज करेगा, फिर से बढ़ाएगा, तब तक करेगा जब तक एडीएस के इक्वल नहीं हो जाती। So children, these are the two cases which can be asked separately in the exam for 3 or 4 marks and plus 6 marks question. I explained you the all these things you have to explain. From which page you have to explain, children? Wait. From this page, short-term equilibrium level of income or output. I am repeating, children. First of all, you will explain about the meaning of equilibrium. Then you will write assumptions also, right? हमने assumptions यहाँ पे explain की अभी यहाँ पर, ये assumption भी हम बता देंगे कि हम क्यों assume कर रहे हैं, क्योंकि ASRD approach हमें पूरी बतानी है। Then हम table plot करते हैं, same table, then diagram. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बाद हम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के केसेस बताएंगे, एंड देन वी विल राइट सो इकोनॉमीज इन इक्विलिब्रियम वेयर y इज इक्वल टू एडी, या हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि एडी सी प्लस आई का टोटल है, या मैं लिख सकती हूँ ए एस इज इक्वल टू एडी, because AS is equal to Y, that's why AS is equal to AD. So it is also called, children, effective demand principle. That is 1 mark question. You will write in this question also. It is also called effective demand principle, क्योंकि सबकी सब डिमांड के ऊपर डिपेंड है, इनकम के ऊपर डिमांड चल रही है, उसके बेसिस हमारी फर्दर इनकम चल रही है, फर्दर कंजप्शन चल रही है, तो ये प्रोसीजर रिलेटेड है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल. So my dear students, this topic is completed here. In the next video, we will meet with the next topic, next approach, that is S&I approach and investment multiplier. So stay connected, stay healthy, stay safe at home. Thank you.